कार्टून टीवी। इंस्पेक्टर खेकड़ा पुलिस थाने में बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने बैठे हुए थे न्यूज रिपोर्टर दीक्षित जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए, वैसे भी इस छोटे से गांव में न्यूज रिपोर्टर आने से डरते ही हैं। डरते हैं? क्यों डरते हैं? इंस्पेक्टर खेकड़ा नोटिस करते हैं कि जैसे उन्होंने डर का नाम लिया, दीक्षित जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और पसीना पोंछने लगे। अरे नहीं नहीं दीक्षित जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डरने वाली चीजें हैं। असल में न्यूज रिपोर्टर यहाँ पर इसलिए नहीं आते क्योंकि बड़ी बड़ी न्यूज यहाँ पर इतनी होती नहीं है जिनसे उनका नाम हो। तभी हवलदार गर्मा गर्म समोसे ले आता है। इंस्पेक्टर खेकड़ा समोसे को देखते ही सीधे होकर बैठ जाते हैं और दीक्षित के साथ समोसे खाने लगता है कि तभी अचानक से वहां पर दबंग चुड़ैल आ जाती है और अचानक से एक चुड़ैल को अपने सामने देखकर दीक्षित जी इतना घबरा जाते हैं कि टेबल पर चढ़कर ऊपर पंखे पर लटक जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल! अरे अरे दीक्षित जी, आप पंखे पर कहाँ जाकर लटक गए? आइए, हाथ पकड़िए और नीचे उतरिए। यह दबंग चुड़ैल है। मैंने तो इन्हें इसलिए बुलाया था कि आप इनसे मिल सके। अरे ये चुड़ैल, इस चुड़ैल को पहले यहाँ से भगाओ। दीक्षित जी को इतना डरा हुआ देख दबंग चुड़ैल अपने मुन्नी वाले रूप में आ जाती है। तब दो सिपाही ऊपर टेबल पर चढ़कर दीक्षित जी को पंखे से नीचे उतारते हैं। इनका परिचय नहीं कराओगे इंस्पेक्टर खेकड़ा? इन्हीं का ही परिचय करवाने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। इनसे मिलो, यह न्यूज रिपोर्टर दीक्षित जी। क्या कहा आपने? न्यूज रिपोर्टर? एक न्यूज रिपोर्टर इतना डरपोक कैसे हो सकता है? हम डरपोक नहीं है, पर कभी चुड़ैल को इतने पास से नहीं देखा। कसम से जान मुंह में आ गई थी। दीक्षित जी को इतना घबराया हुआ देखकर वहां पर खड़े सभी लोग मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं और दबंग चुड़ैल की तो हंसी नहीं रुक रही थी। कमाल के आदमी हैं आप, डर भी नहीं लग रहा था और जान मुंह में भी आ गई। पर कुछ भी कहो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपके स्वागत में एक डांस तो बनता ही है। और फिर दबंग चुड़ैल अपने इंस्पेक्टर वाले रूप में आ जाती है और थाने में बैठे ऑन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल के डांस करते ही सिपाही भी उसके साथ डांस करने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर खेकड़ा दबंग चुड़ैल को आराम से बैठने के लिए बोलते हैं और दीक्षित जी से उसका परिचय कराते हैं। दबंग चुड़ैल दीक्षित जी एक अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन थोड़े से घबरा जाते हैं। इनको कोई ऐसा काम चाहिए जिससे कि इनका नाम हो जाए, क्योंकि ये जहां पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं सब इनके स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए काम नहीं मिलता। अब एक जगह से इन्हें काम मिला है तो इन्हें एक ऐसी रिपोर्ट लिखनी है जिससे इनकी नौकरी पक्की हो जाए। अच्छा, ये बात है तो ये कौन सी बड़ी बात है? केस तो हम अपने आप बना देंगे, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा, ताकि आपका नाम रोशन हो जाए और फिर आप भी याद रखें कि एक चुड़ैल ने आपकी किस तरह मदद की थी। देखिए दबंग चुड़ैल जी, ऐसा है, आपको देखकर मेरे पसीने छूट रहे हैं। वो ऐसा है ना कि बचपन से दादी नानी भूतों और चुड़ैलों की कहानी सुनाया करती थी। कसम से ऐसा ही लग रहा है कि हम अपने बचपन में पहुंच गए हैं। दीक्षित जी के ऐसा कहते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी एक सिपाही वहां पर आकर इंस्पेक्टर खेकड़ा को सल्यूट करता है। जनाब, गांव का एक आदमी आया है, कह रहा है कि उसने नदी के किनारे कुछ संदिग्ध देखा है। क्या बात है दीक्षित जी, आपके कदम यहाँ पड़े और आपके लिए केस तैयार है। चलो तो देखते हैं नदी के किनारे क्या चल रहा है। दबंग चुड़ैल सबको गायब कर नदी के किनारे ले आती है। वो लोग छुपकर देखते हैं कि दो लोग आपस में बड़े बड़े दो बैग बदल रहे हैं। रिपोर्टर दीक्षित जी उनकी फोटो निकालने लगते हैं। तभी चारों तरफ से सिपाही उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कमाल है, बड़े बड़े शहरों वाले काम छोटे गांव में भी होने लगे। क्या है तुम लोगों के बैग में? कुछ नहीं साहब, हम तो शहर जा रहे थे, इनमें तो कपड़े हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग तो शहर जा रहे थे, नाव का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है, इनमें कपड़े हैं तो फिर इतना डर क्यों रहे हो? जरा बैग खोलकर तो दिखाओ। दबंग चुड़ैल के ऐसा बोलते ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। सारे सिपाही भी उनके पीछे पीछे भागते हैं और उन्हें आगे जाकर दबोच लेते हैं। फिर उन्हें कॉलर से पकड़ते हुए इंस्पेक्टर खेकड़ा के पास लेकर आते हैं। तुम्हारे भागने से तो नहीं लग रहा कि उन बैग में कपड़े हैं। अब जरा जल्दी से इन्हें खोल कर दिखाओ। दोनों अपनी जेब से चाबी निकालकर बैग को खोलते हैं। रिपोर्टर दीक्षित जी बिल्कुल पास आकर
उन बैग के फोटो निकालने के लिए कैमरे को तैयार करते हैं और जैसे ही बैग खुलता है वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और अपना कैमरा छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। कमाल के रिपोर्टर हैं दीक्षित जी, इधर बैग खुला है और उधर भाग गए, ये क्या ही फोटो निकालेंगे। दबंग चुड़ैल कैमरा उठा लेती है और उन चोरों के साथ उस बैग की फोटो लेती है। बैग के अंदर नदी के आसपास से पकड़े गए बिच्छू थे और एक बैग में पैसे थे। फोटो निकालने के बाद दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर दीक्षित जी के पास पहुंच जाती है, जो एक पेड़ पर चढ़कर बैठे हुए थे। दीक्षित जी, आप भी कमाल के आदमी हैं। बिच्छू उधर है, आप पेड़ पर है, नीचे उतरिए, तनिक निडरता के साथ जाकर फोटो निकालिए। आपको एक अच्छा रिपोर्टर बनना है या नहीं बनना है? हमें रिपोर्टर बनना है, लेकिन वो बिच्छू बड़े ही भयानक लग रहे हैं। अगर उन्होंने हमें डस लिया तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। घबरा काहे रहे हो, नीचे उतरिए, हम हैं ना साथ में आपके। दीक्षित जी तो जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ की तरह पेड़ से ही चिपक गए थे और उनकी इस तरह की हरकतों पर दबंग चुड़ैल की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। फिर दबंग चुड़ैल को मजाक सूझता है और वो सांप का रूप भरकर पेड़ पर चढ़ने लगती है। दीक्षित जी जैसे ही देखते हैं कि एक सांप पेड़ पर चल रहा है, पेड़ से ही छलांग लगा देते हैं और नीचे गिरते ही अपनी कमर पकड़कर हाय हाय चिल्लाने लगते हैं। ये कहाँ आ गए हम? एक जगह बिच्छू है, एक जगह सांप। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे कोई अच्छी जगह काम क्यों नहीं मिल रहा? तभी दबंग चुड़ैल अपनी चुड़ैल रूप में आ जाती है। फिर से चुड़ैल को देखकर दीक्षित जी बेहोश हो जाते हैं। दबंग चुड़ैल उसे कंधे पर डालकर इंस्पेक्टर खेकड़ा के पास पहुंच जाती है, जहां उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर उन बैग को भी बंद करके थाने में ले जा रहे थे। अरे दीक्षित जी, क्यों, क्या हो गया? आपके बहादुर दोस्त मुझे एक बार फिर चुड़ैल के रूप में देखकर बेहोश हो गए हैं। इंस्पेक्टर खेकड़ा, इसे भी अपने साथ ले जाइए। बेचारे के ऊपर पानी के छींटे मारिए ताकि ये होश में आ जाए। और फिर सब लोगों की हंसी से माहौल गूंज उठता है। सभी लोग थाने पहुंच जाते हैं और दबंग चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर आराम करने लगती है। उधर दीक्षित जी को होश में लाने के लिए सिपाही पानी डाल रहे थे। होश में आते ही, कहाँ है वो चुड़ैल? मेरी तो जान ही निकल गई थी। और मेरा कैमरा कहाँ है? हाय, मेरा कैमरा कहाँ है? वो तो बहुत महंगा है। आप ठीक है दीक्षित जी, जिंदा है, बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। आपका कैमरा भी ठीक है। कमाल की बात है, अब दबंग चुड़ैल से डर गए। उनसे तो कोई भी नहीं डरता है। वो तो एक बहुत अच्छी चुड़ैल है और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। हमने तो आपको उनसे मिलवाया ही इसलिए था ताकि आप उनके साथ मिलकर काम कर सकें। नहीं भैया, हम एक चुड़ैल के साथ काम नहीं कर सकते। उन्हें देखने के बाद तो हमारा सर ही घूम जाता है। चलिए ठीक है, आपके लिए कोई और जुगाड़ लगाते हैं। फिलहाल तो आप समोसे खाइए। दीक्षित जी कांपते हाथों से समोसा उठाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कहीं दबंग चुड़ैल तो नहीं है। फिर जल्दी से समोसा खाने लगते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, शहर जाकर अपना सामान वामान उठा लाएं। कुछ दिन तो इस गांव में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, नदी के रास्ते से निकल जाइए, आपको शॉर्टकट पड़ेगा। दीक्षित जी अपना कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं और जंगल के रास्ते से नदी की तरफ जा ही रहे थे कि दबंग चुड़ैल की नजर दीक्षित जी पर पड़ती है और दबंग चुड़ैल को फिर से शरारत करने की सूझती है। अरे दीक्षित जी आ रहे हैं, एक बारी और मजे लिए जाए, क्या पता इस बार उन्हें मेरे से डर ना लगे। उधर दीक्षित जी कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई देती है और वो थर थर कांपने लगते हैं। तभी झाड़ी में से एक बड़ा सा शेर निकल कर आता है। तभी दबंग चुड़ैल वहां आती है और दीक्षित जी को उठाकर पेड़ पर बिठा देती है और शेर को वहां से गायब कर देती है। दबंग चुड़ैल को अपनी जान बचाते हुए देखकर दीक्षित जी की जान में जान आती है। सच कहें, आपको देखकर भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन याद आ रहा है इंस्पेक्टर खेकड़ा ने कहा था कि आप लोगों की मदद करती हैं। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलो, हमारे लिए तो यही काफी है कि आप आराम से बैठे हुए हैं मेरे सामने। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ। नहीं, आप बुरी नहीं दिखती हैं, आप बहुत डरावनी दिखती हैं। माफ करना, हमारा पहला एक्सपीरियंस है कि हम किसी चुड़ैल से बात कर रहे हैं। ये सुनकर दबंग चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हमें शहर जाना, अपना सामान लेकर आना है। डरते क्या ना करते वाली हालत हो रही है, लेकिन अब क्या किया जाए, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैं ये समझूं कि आज से हम भी आपके मित्र हुए? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके मित्र हुए, पर माफ करना, हाथ नहीं मिलाएंगे। हमें अभी भी आपसे डर लग रहा है। अब इजाजत दीजिए, हमें जाना होगा। तो चलो फिर हमारी मित्रता पर हमारा फेवरेट गाना हो जाए।
दबंग चुड़ैल दीक्षित जी को पेड़ से नीचे उतारती है और फिर गाना गाते हुए दीक्षित जी के साथ डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। और फिर दबंग चुड़ैल खुद दीक्षित जी को नाव में बैठा कर आती है। एक चुड़ैल तैयार हो रही थी। वो गाना गाए जा रही थी और कह रही थी, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर हंसते हंसते गुस्से में आकर बोलने लगती है, आज मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करके ही रहूंगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे, और जो रोकने की कोशिश करेगा वो समझो खात्मा। रसिका एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो नए विचारों की लड़की थी। उसके माता पिता डरते थे कि कहीं उसके यही विचार एक दिन उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दें, और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन की बात है, रसिका साइकिल चला रही थी। सब गांव वाले उसे देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखो तो कैसी लड़की है, जरा भी शर्म लाज ना है इसे, कैसे घूम रही है बेशर्मों की तरह। हाँ हाँ, जरा देखो तो इसके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते इसे। खैर हमें क्या, जो चाहे करे, लेकिन हमारे गांव का माहौल ना खराब करे बस। और फिर अपने अपने काम में लग जाती है। रसिका उनकी ये बातें सुन लेती है। वो उनके पास जाती है और उनसे कहने लगती है, क्यों, साइकिल चलाने में क्या बुराई है, इसमें शर्म की क्या बात, आगे से जरा मुझसे संभल कर बात करना। ये कहकर रसिका वहां से चली जाती है। औरतें अपने कामों में लग जाती हैं। रसिका घर पर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे नहीं रहना इस गांव में। अरे बेटी, क्या हुआ? आज फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ पिताजी, ये गांव वाले भी ना कमाल के हैं। ना तो खुद पुराने ढकोसलों से निकलना चाहते हैं और ना ही किसी और को निकलने देना चाहते हैं। इतने में रसिका की माँ भी आ जाती है और कहती, ठीक ही तो कहते हैं गांव वाले, जरा देखो लड़की को किस तरह इधर से उधर घूमती रहती है। कुछ लड़कियों वाले काम भी कर लिया कर। माँ तू भी उन गांव वालों की तरह बात मत कर। रसिका अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता उसकी शादी की बात करने लगते हैं। देखो जी, इससे पहले लड़की हाथ से निकल जाए, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम कहती तो ठीक ही हो, पर क्या तुम्हें लगता है वो हमारी मर्जी से शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी, वो मेरी तो सुनती नहीं। जरा तुम ही कल बात करके देखना। चलो ठीक है, बात करके देखता हूँ। और फिर सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन रसिका सुबह की सैर करने के लिए घर से जल्दी ही निकल जाती है। उसने लड़के वाले कपड़े पहने हुए थे। गांव के कुछ लोग अपने खेतों में काम के लिए जा रहे थे। वो रसिका को देखकर हंसने लगते हैं। देखो जरा क्या बनकर घूम रही है। रसिका को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पास जाती है और लड़ने लगती है। क्या बात है, क्या तुम लोग चुपचाप अपना काम नहीं कर सकते? वो लोग रसिका को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, बड़ी आई है हमारा मुकाबला करने वाली, लड़की है, लड़की की तरह ही रह, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रसिका जमीन पर गिरी हुई थी कि तभी एक लड़का उसे हाथ देता है और उठने के लिए कहता है। रसिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उठ जाती है। वो लड़का देखने में सुंदर था। रसिका उसे देखती ही रहती है। फिर वो लड़का अपना हाथ छुड़ा लेता है और रसिका से कहता है, अरे तुम तो इस गांव की नहीं लगती, कौन हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं इसी गांव की ही हूँ, पर इन गांव वालों की जैसे नहीं हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं इस गांव में कल ही आया हूँ। पहले मैं दूर गांव में रहता था, पर वहाँ के लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस गांव वालों को पुराने रीति रिवाजों से निकलकर आज के जमाने की बात समझाना चाहता था। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। बातों बातों में रसिका उसे अपना दिल दे बैठती है।
भूषण भी उसे पसंद कर लेता है। भूषण उसे अपने बारे में सब बता देता है। भूषण की बातें सुनकर रसिका उससे बहुत प्रभावित होती है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। रसिका घर पहुंचकर अपने पिताजी को भूषण के बारे में बताती है तो पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटी, अगले हफ्ते तुम भूषण को अपने घर पर बुला लेना। रसिका ठीक है कहकर चली जाती है और रसिका के पिताजी भूषण के बारे में पता लगाने का सोचते हैं और फिर वो दिन के समय गांव की ओर चल पड़ते हैं। वो भूषण के बारे में लोगों से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भूषण दूसरे गांव से भागकर उनके गांव में आया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसे उस गांव में आए हुए। भूषण उनके समुदाय का नहीं था, इसीलिए रसिका के पिताजी इस शादी से इनकार करने का सोचते हैं। घर आकर वो अपनी पत्नी से बात करते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि शादी अपनी ही बिरादरी में होनी चाहिए, वरना समाज के लोग उनका जीना मुश्किल कर देंगे। वैसे ही उनकी बेटी को गांव वाले पसंद नहीं करते और अगर उसने उस लड़के से शादी कर ली तो गांव वाले तो उनका जीना रहना मुश्किल कर देंगे। ये सब बातें रसिका सुन लेती है। वो गुस्सा हो जाती है और अपने पिताजी से कहती है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे भूषण से ही शादी करनी है, फिर चाहे ये आपका समाज कुछ भी कहे। लेकिन बेटी, भूषण हमारी बिरादरी का नहीं है और ना ही उसके खानदान का पता है। ना जाने कौन है, कहाँ से आया है। हाँ बेटी, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। लेकिन रसिका कुछ भी नहीं सुनती। वो भूषण से मिलने चली जाती है। वो भूषण को सारी बात बता देती है। भूषण भी शादी करने से मना कर देता है और उसे चले जाने के लिए कहता है। रसिका, तुम नहीं जानती इन गांव वालों को, ये अपनी बातों को मनवाने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। भूषण, मैं किसी से नहीं डरती। रसिका भूषण को बहुत मनाती है पर भूषण मना कर देता है। लेकिन रसिका कुछ नहीं सुनती। वो पागलों के जैसे हरकतें करने लगती है और थक हार कर भूषण शादी के लिए मान जाता है। और फिर अगले दिन भूषण और रसिका चुपके से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। गांव वालों से ये बात छुपी नहीं रही। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो रसिका को तो पहले से ही पसंद नहीं करते थे और अब तो उसने गांव बिरादरी से बाहर जाकर शादी करके उनके गांव की नाक कटवा दी थी। गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने रसिका को और भूषण को मारने का फैसला कर लिया। फिर अपने फैसले को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक दिन रात के समय, जब भूषण और रसिका अपने घर पर सो रहे थे, तब उनके घर को आग लगा दी। इस आग में भूषण तो बच गया लेकिन रसिका मर गई। किसी को पता नहीं चला कि यह हादसा कैसे हुआ। भूषण भी बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। जब रसिका के पिताजी को ये बात पता चली तो उन्हें तो सदमा ही लग गया और उसकी माँ की भी यही हालत थी। इस तरह की मौत से रसिका की आत्मा को चैन नहीं मिला और वो एक चुड़ैल बनकर कुछ सालों बाद वापस आ गई थी। उसने एक एक करके गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। जो भी मरता उसकी मौत जलकर ही होती। इस तरह ही मैं भी जली थी। अब तुम सब भी इसी तरह जलकर भस्म हो जाओगे एक एक करके। एक रात जब रसिका चुड़ैल बनकर गांव में घूम रही थी तो गांव की कुछ औरतों ने उसे देख लिया। उस चुड़ैल को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चुड़ैल चुड़ैल, कोई बचाओ कोई बचाओ। क्यों चिल्ला रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस अपना बदला लेने आई हूँ। पर तुम हो कौन? मैं रसिका हूँ। इसी गांव के कुछ बड़े नाक वाले लोगों ने मुझे और मेरे पति को जिंदा जला दिया। पर तुम्हारे पिताजी तो कह रहे थे कि तुम एक हादसे में जल गई थी। और क्या कहते बेचारे, क्या कहते। अभी तुम जाओ और मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और वो औरत वहां से चली गई। और फिर अगले कुछ दिनों तक कोई न कोई मर रहा था। गांव वाले परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। उनके पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। एक दिन वो औरत रसिका के पिताजी के घर जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है कि उनकी बेटी चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को मार रही है।
उन्हें कुछ करना होगा वरना सारे गांव वाले मारे जाएंगे। रसिका के पिताजी गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, देखो गांव वालों, मुझे पता है कौन हमारे गांव के लोगों को मार रहा है। क्या आपको पता है कौन ये सब कर रहा है? जल्दी बताओ, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। क्या चुड़ैल? ये क्या कह रहे हो आप? चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रही है? कहाँ से आई है? बहुत संकोच से कहते हैं, वो चुड़ैल और कोई नहीं, मेरी बेटी रसिका है। गांव के कुछ बुरे लोगों ने उसे और उसके पति को जिंदा जला दिया था। अब वो इस बात का बदला लेने आई है, वही ये सब कर रही है। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। पर हमें क्या करना होगा? हमें उस चुड़ैल से माफी मांगनी होगी और अपने आप को भी बदलना होगा। इन पुराने रीति रिवाजों से बाहर निकलना होगा। जात बिरादरी से बाहर निकलकर सोचना होगा। अपने गांव का विकास करना होगा। तभी वो चुड़ैल और मेरी बेटी हम सबको माफ करेगी। नहीं नहीं, हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो चलो भाइयों, हम खुद ही कुछ करते हैं। वो गांव वाले वहां से चले जाते हैं और उस चुड़ैल को मारने के तरीके खोजने लगते हैं। लेकिन वो चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। एक रात वो चुड़ैल उस गांव वालों को मार रही थी। तुम सब भी मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर जब सब हार गए तो वो रसिका के पिताजी के पास गए और बोले कि वो सब उनकी हर एक बात मानने को तैयार है। और फिर एक रात जब चुड़ैल एक आदमी को उठाकर ले जा रही थी तो रसिका के पिताजी उस चुड़ैल के सामने खड़े हो जाते हैं। पिताजी को सामने देखकर रसिका उस आदमी को छोड़ देती है। फिर रसिका के पिताजी कहते हैं, बेटी हमें माफ कर दे। इन निर्दोष गांव वालों को मारना छोड़ दे। एक की गलती की सजा पूरे गांव वालों को देना अच्छा नहीं है। नहीं पिताजी, मैं जब तक अपना बदला नहीं ले लेती तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। देख बेटी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। ठीक है पिताजी, अगर मुझे दोबारा वैसा देखने को मिला जैसा मेरे साथ हुआ तो मैं फिर से वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो चुड़ैल वहां से चली जाती है।